हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नवोदय क्लासेस 2020 में। जवाहर नवोदय विद्यालय की एकमात्र फ्री ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, अभी हमारी जो प्रिपरेशन चल रही है JNVT 2023 के लिए चल रही है, जिसका एग्ज़ाम 29 अप्रैल को है। ठीक है, पीछे मात्र कुछ ही दिन बचे हैं, जिसमें आपके बीच में कुछ बच्चों के एग्ज़ाम भी है बोर्ड के 5th क्लास के, और बाकी अगर माना जाए तो 10 या 12 दिन ही बचे हैं आपकी तैयारी के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना अपनी तैयारी पर टाइम लगाए, और ग्रुप में आपको हर चीज़ मिल रही है। जितना ज़्यादा हम प्रोवाइड करवा सकते हैं वो सारा मैटर आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस करवाई जा रही है उतनी सारी की सारी उतनी प्रैक्टिस आपको करवाई जा रही है। मेरे हिसाब से ग्रुप में कुछ भी कमी नहीं है। फिर भी आपको अगर लगता है कि सर ये भी और कुछ भेज देते तो और भी हमारी तैयारी अच्छी हो जाती, तो मुझे बता देना, वो भी मैं भेज दूँगा। ठीक है। और अभी मैथ IQ टेस्ट हमने 21-21 कर लिया है, और आज 22 नंबर मैथ IQ टेस्ट है। तो यहाँ पर देखिए 22 नंबर मैथ IQ टेस्ट क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन आराम से देखिएगा, क्या कह रहा है, ध्यान से समझते जाइए। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, यदि 2.5 को 302.005 से गुणा किया जाए तो निकटतम मान क्या होगा। क्या पूछा है, निकटतम मान क्या होगा, ये पूछा है आपको। ठीक है, अब निकटतम मान पूछा है तो यहाँ पर देखो, पहले तो सीधा सीधा आपको गुणा कर लो, या फिर सीधा इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो। और इन दोनों को मल्टीप्लाई ना करना चाहो तो पहले सीधा निकटतम मान ज्ञात कर लो, उसके बाद में आप देख लेना। तो यहाँ पर इसका निकटतम मान 2 आ जाएगा, और 302.005 का कितना आ जाएगा, 302 आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4, 0 और 3 दूनी 6, अब 604 आ रहा है। अब ऑप्शन में देख लो, 604 के जो भी निकट है वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 615, 620, 625, इन सबसे निकटतम कौन सा है, 605 है, वो 604 के एकदम निकटतम है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 605। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। 12, 16 और 36 क्या दिया हुआ है, 12, 16 और 36 का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम ऑफ 12, 16 एंड 36। तो यहाँ पर आपको सीधा एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, एलसीएम निकालना है, किस किस का निकालना है, तो ध्यान से देखिए। 12, 12, 16 और 36, 12, 16 और 36, क्या क्या, 12, 16 और 36। ठीक है, अब 2 का भाग देंगे तो 12 में 6 बार चला जाएगा, 16 में 8 बार चला जाएगा, और 36 में 18 बार चला जाएगा। वापस से 2 का भाग देंगे तो 6 में 3 बार चला जाएगा, 8 में 4 बार चला जाएगा, 18 में 9 बार चला जाएगा। वापस से 2 का भाग देंगे तो 3 में नहीं जाएगा, तो 3 का 3, 4 में 2 बार जा रहा है तो 2, और 9 में नहीं जाएगा तो 9 का 9। वापस से 2 का भाग देंगे तो 3 का 3, 2 का 1 हो जाएगा, और 9 का 9 रहेगा। अब वापस से 3 का भाग देंगे तो 3 में 1 बार, 1 का 1, और 9 का 3 आ जाएगा। वापस से 3 का भाग देंगे तो यहाँ पर 1, 1, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, और 36 का पहाड़ा अगर आपको आ रहा है तो बढ़िया है, नहीं तो 36, यहाँ पर 36 आ गया। गुणा ऊपर कितना बचेगा, बच गया 2 गुणा 2, तो गुणा 4, 2 दूनी 4। अब 36 को 4 से गुणा कर लो तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 6 चौके 24 हासिल 2, 4 तिया 12, 12 और 2 14, यानी कि 144। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी है वो आपका एकदम राइट हो जाएगा। 12, 16 और 36 का एलसीएम कितना होगा, 144। ठीक है, आगे देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का मस्य तथा लस्य क्रमशः 12 तथा 144 है। इन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। HCF ऑफ टू नंबर्स एंड LS, यहाँ पर LCM लिखना था, कट गया। ठीक है, LCM are 12 and 144 respectively. What is the product of this number। अब इसका प्रोडक्ट क्या होगा, संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, वही पूछा है। तो मैंने आपको LCM और HCF में बताया था कि एक इक्वेशन होती है सिंपल, जब भी दो नंबर दिए हुए हैं, दो नंबर, उन दोनों नंबर का गुणनफल, यानी कि जो फर्स्ट नंबर दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट नंबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, दोनों संख्याओं का मल्टीपल करेंगे, यानी कि दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, जो दोनों का गुणनफल होगा वो क्या होगा, उन दोनों के एलसीएम
और HCF के मल्टीप्लाई या उनके गुणनफल के बराबर में होगा, यानी कि उन दोनों के गुणनफल के बराबर में होगा। अब यहाँ पर हमें ये पूछा है और इसके बराबर में LCM और HCF का मान वही होगा, तो LCM कितना है 144 गुणा 12। तो पहली और दूसरी संख्या का गुणनफल कितना होगा 144 गुणा 12, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है वो आपका एकदम राइट हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखिए। वह संख्या कौन सी है, वह कौन सी संख्या है जो 32 के गुणनफल, गुणनखंड तथा गुणज दोनों है, यानी कि ऐसी कौन सी संख्या है जो 32 का गुणनखंड भी है और 32 का गुणज भी है। तो अब यहाँ पर देखिए कौन सी संख्या होगी, तो तथा गुणज दोनों है। तो अब आपको पता है कि यहाँ पर ध्यान से देखिए 32 के गुणनखंड क्या होंगे, तो यहाँ पर देखिए 32 एक तो एक होगा और एक 32 खुद होगा, पहले तो ये दोनों ही होंगे और बाकी सारे इसके अंदर इन दोनों के बीच में होंगे, यानी कि 2 होगा तो इधर 16 आ जाएगा। वैसे वैसे 32 में 4 का भाग जाता है तो इधर 8 आ जाएगा, 4 8 चौके 32 होता है ना, 8 आ जाएगा। तो ये सारे गुणनखंड, और 32 के गुणज क्या होते हैं, तो एक तो 32 होता है, 32 दूनी 64 होता है, और आगे पहाड़ा बोलता चले जाएंगे तो आगे चला जाएगा, यानी कि जो इन दोनों में अब देख लो कौन सा कॉमन है, यानी कि जो गुणनखंड भी है और गुणज भी है, तो 32 है वो उसका गुणनखंड भी है और उसका गुणज भी है, यानी कि उसका फैक्टर भी है और उसका मल्टीपल्स भी है। तो इसका आंसर राइट क्या हो जाएगा 32 आपका, जो वह संख्या है जो 32 का गुणनखंड यानी कि फैक्टर भी है और 32 का मल्टीपल यानी कि गुणज भी है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, 4500 रुपये 5000 रुपये का कितना प्रतिशत है। ₹4500 इज वोट परसेंटेज ऑफ ₹5000। तो यहाँ पर देखिए 4500 का बोला है, तो 4500 किसके ऊपर पूछा है, 5000 तक, 5000 का कितना प्रतिशत होगा, तो 5000 गुणा 100। ठीक है, तो 1 2 1 2, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, फिर 1 जीरो से ये 100 वाला 1 जीरो कट जाएगा, फिर 5 से 45 को काटेंगे तो 9 आ जाएगा, 9 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 90, यानी कि 4500 5000 का कितना प्रतिशत होगा 90% होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 2600 रुपये का 5.6% क्या होगा। व्हाट इज द 5.6% ऑफ द 2600 रुपीज़ 2600 रुपीज़। तो यहाँ पर देखिए 2600 रुपये है तो 2600, इसका कितना परसेंट पूछा है 5.6%, तो 5.6/100। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। अब 26 और 56 को मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर देखिए 56 और 26 को मल्टीप्लाई कर दिया, बाद में पॉइंट बाद में लगा लेंगे, पहले 6 को 6 से गुणा करेंगे तो 6 छंग 36, हासिल 3, 6 को 5 से करेंगे तो 30, 30 और 3 33, फिर मल्टीप्लाई का निशान, 2 को 6 से करेंगे तो 12, हासिल 1, 2 को 5 से करेंगे 10, 10 और 1 11। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 6, 3 और 2 5, 3 और 1 4 और 1 का 1, यानी कि 1456। अब पॉइंट एक अंक के बाद में था तो यहाँ पर एक अंक के बाद में पॉइंट लगाएंगे तो 145.6, 145.6 आप देख ले सकते हो, ऑप्शन नंबर डी है 145.60, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि 7,77,777 को 11 से भाग दिया जाए तो भागफल क्या होगा। When 7,77,777 is divided by 11, what is the quotient। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, भागफल पूछा है, तो सीधा भाग देना है, तो यहाँ पर अपन भाग दे देते हैं। इसको थोड़ा सा जूम करके आपको अच्छे से बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। भाग देना है 7,77,777 में 11 का भाग देना है। तो पहले 11 का भाग 7 बार देंगे तो 11 7 77 पूरा पूरा चला जा रहा है, फिर 0, फिर ये 7 नीचे आएगा, तो यहाँ पर अब 11 में 7 में 11 का भाग नहीं जा रहा है, तो यहाँ पर भाग टूटने पर एक 0 आ जाएगा। दूसरा वाला 7 नीचे आएगा, फिर 11 वापस 7 बार पूरा पूरा चला जाएगा, 11 7 77, पीछे 0 बचेगा। ये वाला 7 नीचे आएगा, अब वापस 7 में 11 का भाग नहीं जा रहा है, तो यहाँ पर 0, फिर दूसरा वाला 7 आएगा, यहाँ पर
7 और वापस 7 बार पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो आंसर क्या आ रहा है? 70,707। 70,707 यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? 1/2 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 को सरल करने पर क्या मिलता है? वॉट डू वी गेट ऑन सिंप्लीफिकेशन ऑफ 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20? अब यहाँ पर इन सबको जोड़ना है, तो यहाँ पर इन सबको जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि यहाँ पर अब यहाँ पर देखिए ध्यान से कि किस किस को जोड़ना है। 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20। पहले तो इन सब का लसअप लेंगे, तो लसअप लेंगे तो कितना आ जाएगा? 60। 60 आ जाएगा। 60 में 20 का भी भाग जाता है और 12 का भी जाता है, 2 का भी जाता है, 6 का भी जाता है। तो इन सब का लसअप आप वैसे एलसीएम आप ज्ञात करोगे तो भी कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। यहाँ पर मैं फाइंड आउट नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ इसका एलसीएम 60 आ जाएगा। ठीक है, आप एक बार ज्ञात कर लेना जिसको डाउट है वो। ठीक है, 60 आ गया। 60 में 2 का भाग देंगे तो 30, 30 को 1 से गुणा करेंगे तो 30, प्लस 60 में 6 का भाग देंगे 10, 10 को 10 1 से गुणा करेंगे तो 10, प्लस 60 में 12 का भाग देंगे तो 12 पंजू 60 और 5 को 1 से गुणा करेंगे तो 5, प्लस 12 में 20 का भाग देंगे तो 3, 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3, 10 और 30 10 और 30 और 10 40, 40 और 5 45, 45 और 3 48, 48/60। अब ये दोनों किससे कट रहे हैं? 4 से कट रहे हैं, तो 4 से काट दो। तो 12 चौके 48 और 15 चौके 60, 12/15। वापस 3 से कट रहे हैं, तो 4 तिया 12 और 5 तिया 15, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा? 4/5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 4/5 ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? ध्यान से देखिए कि 3 सही 3/5 का दशमलव समतुल्य क्या होगा? वॉट इज द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 3/5? अब यहाँ पर 3/5 का पूछा है, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले ये मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी कि मिश्र भिन्न में दिया हुआ है, इसको आपको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करोगे? पहले इसको और इसको दोनों को गुणा करोगे, 3 को 5 से गुणा करोगे, 5 या 15, 15 और ऊपर वाले 3 को ऐड करेंगे तो 15 और 3 18, और नीचे जो दिया हुआ है 5 दिया हुआ है तो नीचे 5 आ जाएगा। ठीक है, अब ये आ गया। ऐसे भी आप कर सकते हो, और अगर ऐसे नहीं करना चाहते हो, अब ऐसे आ गए ना, अब 5 में 18 में 5 का भाग दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब भाग दे दो तो कितना आ जाएगा? 5 या 15, 3 बार पूरा पूरा चला जाएगा, पीछे 3 बचेगा, फिर पॉइंट लग गया तो यहाँ पर 0, 5 में 3 का 6 बार पूरा पूरा चला जाएगा, 30 आ जाएगा। ठीक है, 30 में 5 का भाग देंगे तो 6 आ जाएगा। तो 3.5 सॉरी 3.6, 6×5 30 होता है, तो 3.6 आपका आंसर हो जाएगा। तो 3.6 यहाँ पर देख लीजिए कहाँ पर है। 3.6, 3.6 यहाँ पर 2 ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, एग्जैक्ट आंसर आपका 3.6 आ रहा है, लेकिन ऑप्शन में 3.625 भी दिया हुआ और 3.65 भी दिया हुआ है। तो आपका कौन सा राइट होगा? इस दोनों में कन्फ्यूज़न रहेगा। तो यहाँ पर शायद या तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस टाइप हो गया होगा या फिर ऑप्शन में हो गया होगा, इसलिए यहाँ पर इसको बोनस काउंट कर लेना। ठीक है, इसमें आपका आंसर होगा वो 3.6। एग्जैक्ट आंसर कितना आ जाएगा? 3.6 आ जाएगा, क्योंकि 18 में 5 का भाग दोगे तो 3.6 आएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन 10 नंबर। यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है कि 65,067 में छोटी से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि वह 13 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। यानी कि 65,067 में ऐसी कौन सी छोटी से छोटी संख्या को घटा दे कि वो 13 का उसमें पूरा पूरा भाग चला जाए। वॉट इज द लीस्ट नंबर टू बी सब्सट्रैक्ट फ्रॉम 65,067 सो दैट इट इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 13। अब आपको वो लिस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है। तो पहले तो सीधा सीधा 13 का भाग दे दो 65,067 में। तो यहाँ पर देखते हैं 65,067 में 13 का भाग देते हैं। ध्यान से देखिएगा, 65,067
इसमें 13 का भाग देते हैं तो यहाँ पर देखिए 13 का भाग देंगे तो 13 पंजू 65 होता है, यानी कि पहले पूरा पूरा चला जाएगा तो 65 का जीरो आ जाएगा। फिर इस जीरो को नीचे उतारेंगे तो जीरो में भाग नहीं जा रहा है तो यहाँ पर भाग टूटने पर एक जीरो आ जाएगा। फिर 6 को नीचे उतारेंगे तो 6 को नीचे उतारेंगे तो 6 आ जाएगा। फिर से 13 में 6 का भाग 6 में 13 का डिवाइड नहीं हो रहा है तो फिर भाग टूट जाएगा और जीरो आ जाएगा। फिर 7 को नीचे उतारेंगे, कितने को 7 को नीचे उतारेंगे तो वापस 13 पंजू 65 होता है, तो यहाँ पर 13 पंजू 65 और पीछे कितने बच रहे, 2 बच रहे हैं। अब अगर ये 2 ना बचते तो 13 का पूरा पूरा भाग चला जाता 5000 5 बार। अब हम क्या घटाएंगे इस संख्या में 67,000 65,000 67 में अगर 2 को घटा दे तो कितना आ जाएगा, 65,065 आ जाएगा। इसमें 13 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, यानी कि पीछे जो बच रहा है उसी को अगर हम घटा दें तो पूरा पूरा डिविजिबल बाय हो जाएगा, पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। तो इसमें किसको घटाएंगे, 2 को घटा देंगे। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए में 2 दिया हुआ है तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब आप जो भी अभी जुड़े हुए अपना एक बार नाम बता दीजिए टाइप करके चैट में, तब तक थोड़ी देर में क्लास होल्ड रखता हूँ। आप अपना नाम टाइप करके बता दो और कोई भी बच्चा स्क्रीनशॉट लेकर मुझे भेज दीजिएगा, ठीक है। तब तक 11वां नंबर क्वेश्चन पढ़ लो आराम से। आगे बढ़े अब, तो यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्या कह रहा है, 37 और 29 के गुणनफल में से क्या घटाया जाए कि परिणाम 1000 आ जाए। वोट शुड बी सब्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्रोडक्ट 37 एंड 29 सो दैट द रिजल्ट इज 1000। अब यहाँ पर आपको पहले तो ये ज्ञात करना पड़ेगा कि 37 और 29 को ज्ञात गुणनफल दोनों को गुणा करेंगे तो आएगा कितना। पहले जो आएगा गुणनफल उसमें से अपन कितना घटाए कि 1000 आ जाए, तो पहले तो इन दोनों का मल्टीपल ज्ञात करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों को। तो यहाँ पर 37 गुणा 29, ठीक है। तो 9 को 7 से गुणा करेंगे तो 9 7 63 हासिल 6। 9 को 3 से करेंगे तो 27 27 और 3 30 30 और 3 33 यानी कि 333। फिर एक मल्टीप्लाई का निशान 37 दूनी 7 दूनी 14 हासिल 1 3 दूनी 6 और 1 7 37 दूनी 74। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3 7 सॉरी 3 और 4 7 और 7 और 3 10 यानी कि 1073 आ रहा है। कितना आ रहा है, 1073। अब 1073 में क्या घटाएं कि रिजल्ट 1000 आ जाए। तो आपको सिंपल पता है कि अगर इसमें से 73 को घटा देंगे, कितने को 73 को घटा देंगे 73 को घटा देंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। और वैसे आप अगर कोई बड़ी संख्या है तो यहाँ पर ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, एक्स उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो सिंपल आपको 1073 में से 1000 को माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 73 आ जाएगा, 73 आ जाएगा, जो कि आपका आंसर होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को 12 नंबर, एक अंक की छोटी से छोटी अभाज्य संख्या क्या हो सकती है। अब आपको एक अंक की पूछिए और सबसे छोटी से छोटी पूछिए, तो आपको पता है कि सबसे छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, व्हाट विल बी द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर ऑफ 1 डिजिट। अब स्मॉलेस्ट सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए 2 है। अगर 1 का बात किया जाए तो ये तो न तो अभाज्य संख्या न ही भाज्य है, ठीक है, ना तो प्राइम नंबर है और ना ही जो कंपोजिट नंबर है। एक का ध्यान रखना, सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है वो 2 है और सबसे छोटा जो कंपोजिट नंबर है वो 4 है। यानी कि सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है वो 4 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है वो 2 है और एक न तो भाज्य संख्या और न ही अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। मेरे हिसाब से ये बहुत ही सरल था और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। आगे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, अंक दिए हुए अंकों 2 0 5 6 तथा 1 से बनने वाली छोटी से छोटी 5 अंकों की सम संख्या कौन सी होगी। यहाँ पर आपको छोटी से छोटी इवन नंबर पूछिए, 5 अंकों की सम संख्या पूछिए। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, 5 डिजिट इवन नंबर, 5 डिजिट इवन नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 2 0 5 6 एंड 1। अब यहाँ पर आपको डिजिट दिए हुए हैं, क्या दिया हुआ है, 2
2 0 5 6 and 1, 2 0 5 6 and 1। तो यहाँ पर एक बार टाइप कीजिए 2 0 5 6 and 1। ठीक है, अब इससे आपको छोटी से छोटी संख्या, पहले तो छोटी से छोटी बनाओ, अगर वो सम ऑलरेडी बन जाती है यानी कि स्मॉलेस्ट इवन नंबर बन जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर उसको पीछे वाले जो भी आपका जो डिजिट होगा उसको चेंज कर देना। तो पहले तो इसको छोटी से छोटी स्मॉलेस्ट नंबर बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा स्मॉलेस्ट डिजिट बनाते हैं, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले स्मॉलेस्ट डिजिट 0 है, छोटा से छोटा, तो आपको 0 को हमेशा दूसरे नंबर पर रखना है। किस पर? दूसरे नंबर पर रखना है। तो यहाँ पर देखिए पहले 1 आ जाएगा तो 1, उसके बाद में 0, उसके बाद में 2, उसके बाद में 5, उसके बाद में 6। आप देखोगे कि ये पीछे वाला अंक क्या है, 6 दिया हुआ है, यानी कि ये पहले से सम संख्या है, यानी कि ये ऑलरेडी सम संख्या है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी बन जाएगी? सबसे छोटी सम संख्या 10,256। क्या बन जाएगी? 10,256। मेरे हिसाब से ये समझ में आ चुका होगा आपको। ठीक है, तो 13% समझ में आ चुका होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन 14 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। यदि एक व्यक्ति 1,000 रुपये उधार लेकर 2 वर्ष बाद 1,200 रुपये वापस किए तो उसने कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज दिया? अब आपको यहाँ पर पूछा है कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पूछी है आपको, यानी कि वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी वो आपको पूछा है। इफ ए पर्सन बोरोड ₹1,000 एंड रिटर्न ₹1,200 आफ्टर 2 ईयर, देन व्हाट परसेंटेज एनुअल इंटरेस्ट रेट डिड ही पे? यानी कि उसने कितने परसेंट पर उसने पे किया। तो अब यहाँ पर आपको पता है ये क्या है, 1,000 रुपये तो मूलधन है, यानी कि आपका प्रिंसिपल है, और 1,200 रुपये मिश्रधन है जो कि उसने टोटल वापस दिया। तो ये टोटल अमाउंट है, 2 साल बाद टोटल अमाउंट वापस किया। अब आपको लाभ का फॉर्मूला पता होता है कि लाभ कैसे निकालते हैं, लाभ क्या, साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं। तो मिश्रधन में से मूलधन को घटाएंगे, यानी कि जो टोटल अमाउंट पे किया है उसमें से हमने जितना उधार लिया था उसको घटा देंगे, तो हमने ऊपर कितना पे किया यानी कि ब्याज कितना दिया वो पता चल जाएगा। तो यहाँ पर 1,200 में से 1,000 को घटाएंगे तो 200 रुपये आ जाएगा, यानी कि 200 रुपये क्या है, साधारण ब्याज है। 200 रुपये साधारण ब्याज आ गया। अब साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा लो। तो साधारण ब्याज ऐसा ही बराबर PRT/100, PRT/100, यानी प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100, मूलधन गुणा दर गुणा समय/100। अब ब्याज कितना आ गया, ब्याज 200 आ गया, तो 200 बराबर मूलधन कितना है, मूलधन 1,000 रुपये, तो 1,000 गुणा दर हमें पूछी है तो R गुणा समय 2 वर्ष है तो 2/100। ठीक है, अब यहाँ पर 1 0 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 10 को 2 से गुणा करेंगे तो 20, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 200 बराबर, इधर 10 और 2 को गुणा करेंगे तो 20 गुणा R। ठीक है, अब 20 क्या है, R के गुणा में इधर आएगी तो भाग में हो जाएगा, तो यहाँ पर 200/20 बराबर R, 200 में 20 का भाग देंगे तो 10 आ जाएगा, यानी कि R कितनी हो जाएगी, रेट कितनी हो जाएगी, 10%। कितनी हो जाएगी, 10%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया हुआ है। एक व्यक्ति ने कुछ संतरे 15 रुपये के 5 के भाव से खरीदे तथा इन्हें 16 रुपये में 4 के भाव से बेच दिए, उसका लाभ प्रतिशत बताओ। ये मैं लाभ और हानि की जो मैराथन क्लास थी उसमें भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन करवा चुका हूँ, और यहाँ पर वापस आ गया। वापस से एक बार समझ लीजिए कि कैसे करेंगे। ए पर्सन बाउट सम ऑरेंज एट द रेट ऑफ 5 4 रुपीज़ 15 एंड सोल्ड देम एट द रेट ऑफ 4 रुपीज़ 16। वोट इज हिज प्रॉफिट परसेंटेज। आपको प्रॉफिट परसेंट पूछा है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए किसको कैसे करेंगे। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। हाँ, अब देखो कि खरीदे कितने, 5 खरीदे कितने रुपए में, 15 रुपये में, तो 5 खरीदे कितने रुपए में, 15 रुपये में, तो एक कितने में खरीदा होगा, तो एक वस्तु कितने में खरीदी, तो 15/5, यानी कि एक वस्तु 3 रुपये में खरीदी, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 3 रुपये। यानी कि आपको यहाँ पर जब भी दर दी हुई हो तब आप एक चीज़ कितने में खरीदी है वो आपको फाइंड आउट करना है, यानी कि क्रय मूल्य भी एक चीज़ का निकालना है और विक्रय मूल्य भी एक चीज़ का ही निकालना है। तो यहाँ पर क्रय मूल्य एक चीज़ का कितना आ जाएगा, 3 रुपये आ जाएगा। अब बेची उसने 4 चीज़ें बेची कितने में, 16 रुपये में बेची, तो एक चीज़ कितने में बेची होगी, तो 16/4, यानी कि एक चीज़ उसने कितने में बेची होगी, 4 रुपये में बेची होगी।
एक चीज़ कितने रुपए में बेची है? 4 रुपए में। 3 रुपए में एक चीज़ खरीदी और 4 रुपए में बेच दी, तो आपको पता है विक्रय मूल्य ज़्यादा है, यानी कि बेचा खरीदा 3 रुपए में और 4 रुपए में बेच दिया, तो उसको लाभ कितना हो गया? 1 रुपए का लाभ हो गया। कितना हो गया? 1 रुपए का लाभ हो गया। अब यहाँ पर देखो क्रय मूल्य कितना है? 3 रुपए। विक्रय मूल्य कितना है? 4 रुपए और लाभ आ गया आपका 1 रुपए का। अब हमें लाभ प्रतिशत पूछा है, तो लाभ प्रतिशत कैसे ज्ञात करेंगे? लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। ठीक है, तो यहाँ पर लाभ कितना है? लाभ 1 रुपए का लाभ बटे क्रय मूल्य कितना है? 3 रुपए गुणा 100, तो 100। अब 1 को 100 से गुणा करेंगे तो 100 बटे 3। 100 में 3 का भाग देंगे तो 33 बार पूरा पूरा चल जाएगा, पीछे 1 बचेगा बटे 3, यानी कि 33 सही 1 बटे 3। आपका ऑप्शन नंबर ए है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया हुआ है? ध्यान से देखिएगा। हाँ ठीक है, आगे देखिए, एक व्यक्ति ने जूतों का एक जोड़ा 200 रुपये में खरीद कर उस पर 20 रुपये की बिक्री कर दी, यानी कि 200 रुपये में खरीदा और उसको बेचा तो उसको 20 रुपये ज़्यादा मिल गए, यानी कि उसने 220 रुपये में बेच दिया। यदि उस वस्तु के जोड़े को यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, एक व्यक्ति ने जूतों का जोड़ा, हाँ अब देखो 16वां प्रश्न क्या दिया हुआ है? एक व्यक्ति ने जूतों का एक जोड़ा 200 रुपये में खरीद कर उस पर 20 रुपये की बिक्री कर दी। यदि उस जोड़े को 300 रुपये में बेचा जाए तो उसका लाभ क्या होगा? अब यहाँ पर बिक्री की जगह यहाँ पर क्या दिया हुआ? खर्च कर दिया, थोड़ा सा टाइप गलत हो गया होगा, यानी कि 200 रुपये में जूते खरीदे और उस पर जो भी और फट गए होंगे या फिर जो भी उसको सिलवाए उस पर 20 रुपये और खर्च आ गए, यानी कि 220 रुपये उसकी जेब से लग गए और उसने जूते 300 रुपये में बेच दिए, तो उसका लाभ क्या होगा ये पूछा है। ए मैन बाउट ए पेयर ऑफ शूज ₹200 एंड सोल्ड, यहाँ पर थोड़ा सा एंड रिपेयर देम फॉर ₹20 इफ ही सेल द पेयर ऑफ ₹30 दैट वॉट इज हिज प्रॉफिट। थोड़ा सा क्वेश्चन टाइप गलत हो गया, तो ध्यान से देखना कि 20 रुपये है वो उसने ऊपर खर्च लगाया है, यानी कि उसके ऊपर खर्चा किया है और उसने 300 रुपये में बेच दिया, तो यहाँ पर सीपी कितना हो जाएगा? क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस, यानी कि 200 रुपये में तो खरीदा है और उसके ऊपर 20 रुपये और खर्च किए, तो 200 और प्लस 20 यानी कि 220 रुपये सीपी हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। आगे एसपी यानी सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ? 300 रुपये दिया हुआ, तो 300 रुपये। अब हमें क्या पूछा है? लाभ पूछा है, सीधा सिंपल प्रॉफिट पूछा है, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी, यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो यहाँ पर 300, तो 300 में से 220 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 300 माइनस 220, यानी कि 80 रुपये उसको लाभ हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी है 80 है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? ध्यान से देखिए, प्रत्येक 100 रुपये पर 1 रुपये मासिक ब्याज की दर से 1000 रुपये उधार लिए, 1 वर्ष बाद कितनी अधिक राशि ब्याज दिया जाएगा? 1 वर्ष बाद कितनी अधिक राशि ब्याज दिया जाएगा? ₹1000 was borrowed at the rate of interest of ₹1 per month. For every ₹100, how much more amount interest will given आफ्टर 1 ईयर, यानी कि 1 साल बाद उसको कितना रुपए देना पड़ेगा ये पूछा है। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है? आपको दिया हुआ है कि 1 महीने में 1 रुपये ज़्यादा देना होता है, तो 1 मंथ में 1 रुपये ज़्यादा देना होता है, तो टोटल 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, यानी कि उसको 12 रुपये एक्स्ट्रा देने होंगे। ठीक है, कितने देने होंगे? 12 रुपये एक्स्ट्रा देने होंगे। 100 रुपये पर 12 रुपये एक्स्ट्रा देने होंगे, तो 1000 रुपये पर कितने देने होंगे? तो एक जीरो और लगा लो, यानी कि 120 रुपये एक्स्ट्रा और देने होंगे। 100 रुपये पर 12 रुपये देने हैं और 1000 रुपये पर कितने देने होंगे? 120 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे नहीं पता चल रहा है तो यहाँ पर ध्यान से देखिए कि 100 रुपये पर कितने रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं, यानी कि ब्याज कितना देना पड़ रहा है? 12 रुपये का। अब 1000 रुपये यानी कि 100 और जोड़ दो, इस पर भी 12 रुपये। ऐसे ऐसे आप 10 बार करोगे तो 12 को 10 बार जोड़ोगे तो 120 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। एक घन का आयतन 720 सेंटीमीटर क्यूब है, उसकी भुजा क्या होगी। अब आपको भुजा, घन का आयतन दिया हुआ है तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब होता है, सॉरी भुजा क्यूब होता है, यहाँ पर भुजा क्यूब, एक मिनट, भुजा क्यूब, ठीक है। ये क्या है, आयतन का फॉर्मूला, घन के आयतन का फॉर्मूला है, घन का आयतन बराबर भुजा क्यूब। अब घन का आयतन कितना दिया हुआ है, 729 दिया हुआ है, बराबर भुजा क्यूब यानी कि भुजा का √3 है। अब यहाँ पर आपको क्या, उसकी भुजा क्या होगी, तो यहाँ पर भुजा, यहाँ पर क्यूब लगा हुआ है, क्यूब को हटाएंगे तो इधर क्यूब रूट आ जाएगा। अब क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर ध्यान से देख लेना, काफ़ी बच्चों को नहीं पता है। तो अगर आपको कभी भी स्क्वायर भी वर्गमूल निकालना हो या घनमूल निकालना हो, क्या वर्गमूल निकालना हो या फिर घनमूल निकालना हो, आपको अगर नहीं निकालना है तो सिंपल आपको उसका गुणनफल निकालने हैं। यहाँ पर 729 दिए हुए, तो 729 के कितने गुणनफल होंगे वो आपको निकाल दो। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले इसमें किसका भाग जा रहा है, तो 3 का भाग शायद चला जाएगा, तो यहाँ पर पहले 3 का भाग जा रहा है, तो यहाँ पर देख लो, 3 दूनी 6, एक बचेगा, 4 तिया 12 और 3 तिया 9, वापस से 3 का भाग जा रहा है, तो 8 तिया 24, 3 एकम 3, वापस से 3 का भाग जा रहा है, तो 27 तिया 81, वापस से 3 का भाग जा रहा है, तो 9 तिया 27, वापस से 3 का भाग जा रहा है, तो 3 तिया 9, वापस से 3 का भाग देंगे तो 1। अब अगर आपको क्यूब रूट, अगर आपको घनमूल निकालना हो, क्यूब रूट निकालना हो या फिर वर्गमूल स्क्वायर रूट निकालना हो, तो आपको ध्यान रखना, जब भी आपको स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल निकालना हो तो यहाँ पर 2-2 अंकों के जोड़े बनाने हैं। अगर आपको घनमूल निकालना है तो यहाँ पर 3-3 अंकों के जोड़े बनाने हैं। अब यहाँ पर हमें तो क्यूब रूट निकालना, घनमूल निकालना है, क्योंकि आयतन और आयतन में हमेशा घनमूल निकालना होता है और क्षेत्रफल में वर्गमूल निकालना होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर घनमूल निकालना है तो यहाँ पर 3-3 के जोड़े बना दो, तो एक ये ऊपर वाला जोड़ा बन जाएगा और ये नीचे वाला जोड़ा बन जाएगा। तो कितने जोड़े बन गए, 2 बन गए। तो पहले वाला एक जोड़े में 3 है और दूसरे में भी 3 है, तो 3 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9, यानी कि 729 का क्यूब रूट कितना आ जाएगा, यानी कि 729 किसका क्यूब है या उसका क्यूब रूट क्या होगा, तो 9 आ जाएगा। तो उसकी भुजा क्या हो जाएगी, तो उसकी भुजा 9 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। भले क्यूब रूट निकालना हो या क्यूब वर्गमूल निकालना हो यानी कि स्क्वायर रूट निकालना हो, तो पहले ऐसे गुणनफल, अगर स्क्वायर रूट निकालना है यानी कि वर्गमूल निकालना है तो 2-2 जोड़े, अगर घनमूल यानी कि क्यूब रूट निकालना हो तो 3-3 के जोड़े बनाने हैं, बस और कुछ भी नहीं करना है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। 2 घन मीटर आयतन वाली बाल्टी को भरने के लिए 200 मिलीलीटर वाली कितनी बोतलों की आवश्यकता होगी। अब यहाँ पर दो घन मीटर दिया हुआ है, यहाँ पर 200 मिलीलीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखो कितनी बार गुणा करना पड़ेगा, 3 बार गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो 2 गुणा 1 मीटर में कितने 1000 मिलीलीटर तो है, तो 1000, सॉरी 1 मीटर में 100 मिलीलीटर होते हैं, 1 मिनट। तो यहाँ पर ध्यान से देखना, 1000 नहीं होंगे 100 होंगे, ठीक है, कितने होंगे, 1000 नहीं होंगे 100 होंगे। तो यहाँ पर देखो 100 आ जाएंगे, ठीक है, 100 गुणा 100 गुणा 100, यानी कि 3 बार गुणा करेंगे, क्यूब दिया हुआ है तो 3 बार बटे 200। जब भी आपको संख्या पूछे, बोतलों की पूछे या फिर ईंटों की पूछे, हमेशा बड़े का आयतन या बड़े का क्षेत्रफल बटे छोटे का आयतन छोटे का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 1 0 2 0 1 0 2 0, 2 से 2 कट जाएगा तो 2 से 2 कट जाएगा, फिर 100 को 100 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 10,000 आ जाएगा। 10,000 ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, ये भी एरिया एंड पेरीमीटर से है। एक आयत की विमा है यानी कि भुजाएं हैं वो 20 मीटर और 10 मीटर यानी कि लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर है। उसके फर्श पर लगाने के लिए 5 मीटर भुजा की वर्गाकार कितने पत्थर चाहिए होंगे। अब यहाँ पर वापस पत्थर कितने चाहिए होंगे ये पूछा है। आपको मैंने क्या बताया था, जब भी आपको पत्थर पूछे, टाइलों की संख्या पूछे, तो हमेशा बड़े का क्षेत्रफल बटे छोटे का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर बड़ा भी आयत है, बड़ा क्या आयत, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 20 गुणा 10, ये बड़े का क्षेत्रफल बटे छोटे का क्षेत्रफल। छोटा भी क्या है, फर्श है, उसमें 5 मीटर भुजा वर्गाकार
यानी कि वर्ग वर्ग की आकार की भुजा है तो वर्ग का फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल, तो भुजा स्क्वायर होता है या भुजा गुणा भुजा। तो यहाँ पर भुजा कितनी है, 5 है, तो 5 गुणा 5। अब 5 से 20 कटेगा 4 बार, गुणा 5 से 10 कटेगा 2 बार, 2 को और 4 को गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, यानी कि उसमें टाइलें कितनी लगेगी, 8 टाइलें लगेगी। यानी कि ऑप्शन नंबर डी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेरे हिसाब से आप सबको ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर हेल्पफुल कुछ भी रहा होगा तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपना नाम बताइए, आपको कितने मार्क्स आए ये कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैट में मत लिखना, कमेंट करके बताना। ठीक है, क्लास ख़त्म होने के बाद में नीचे कमेंट बॉक्स वाला ऑप्शन आता है, उसमें कमेंट ज़रूर करें। और जैसे भी आपको क्लास अच्छी लगे तो अच्छे रेस्पॉन्स दे, और अगर कुछ कमी रह गई हो तो हमें ज़रूर बताइए कि क्या कमी रह गई है, और हम आगे से आगे उसको ज़रूर सुधारने का प्रयास करेंगे। ठीक है, बाकी आपकी एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, और भी आपको अगर ग्रुप में कुछ भी चाहिए होगा तो हमें पर्सनल मैसेज कर दीजिएगा। मैं आपको हर सुविधा प्रोवाइड करने के लिए ज़रूर कोशिश करूँगा, जितना ज़्यादा हो सके हम प्रोवाइड करवा रहे हैं आपको। और उसके बाद में भी आप अगर फ़ायदा नहीं ले रहे हो तो आपकी गलती होगी, उसमें हम तो बाद में क्या कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट IQ टेस्ट सीरीज़ के अगले पार्ट में। आप तब तक इंतज़ार कीजिए। ओके बाय, थैंक यू सो मच।